हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का फोकस कॉन्सेप्ट्स के इस नए मैथ सीज़न 2024 में। आपको एक बारी फिर से प्रीवियस ईयर मैथ सॉल्यूशंस मिलने जा रहे हैं, जैसे कि आपको पहले भी मिल चुके हैं। और डीएसएसबी के ही हमने ज़्यादातर पेपर्स को सॉल्व किया है, चाहे वो टीचिंग एग्ज़ाम हो या नॉन टीचिंग। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, और अगर मान लो कोई पेपर रहता है अभी आपका सॉल्व करने के लिए, तो आप उसको सॉल्व भी ज़रूर कर लेना। इस सीज़न की शुरुआत भी हम डीएसएसबी से ही करेंगे। और जैसे कि डीएसएसबी का शेड्यूल आ चुका है वार्डन पोस्ट के लिए, 10 जून 2024 से वार्डन पोस्ट के लिए आपके एग्ज़ाम होने जा रहे हैं। इसीलिए आज जो डीएसएसबी का पेपर मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, ये वार्डन प्रीवियस ईयर ही है, 18/6/2019 में। और क्योंकि ये नॉन टीचिंग एग्ज़ाम है, 40 क्वेश्चंस आपको मिल रहे होंगे। डिवाइडेड है वो 20 क्वेश्चंस के 2 सेक्शन में, और 2 ही सेक्शंस में हम भी इसको सॉल्व कर रहे होंगे। मतलब आज जो वीडियो रहेगी उसमें हम पहले 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और अगले 20 क्वेश्चन आपको मिल रहे होंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा देखो, और भी बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म फिल किया होगा, टीचिंग का भी और नॉन टीचिंग एग्ज़ाम का भी डीएसएसबी में। सभी का शेड्यूल आने वाला है, आप बस अपने आप को तैयार रखो। और ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा मैथ सॉल्यूशन आप कर सको, ख़ास तौर पे डीएसएसबी के, तो आपको करने हैं। और बेनिफिट जो आपको इसका मिल रहा होगा, तो वो सीधा आप एक्सपीरियंस करोगे जब आप पेपर में बैठे होंगे। तो ज़रूर आप सॉल्व करो ज़्यादा से ज़्यादा मैथ सॉल्यूशंस को। इवन अगर आपके पास इस साल के कुछ पेपर्स हैं, तो आप भेज भी सकते हो। व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखूँगा, और आप मुझे भेजना ताकि हम उनको भी सॉल्व कर सकें। तो आज इस पेपर की देखो बात करते हैं। यहाँ पे जो पेपर है वो कंप्लीट पेपर है, आपको हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया जा रहा है, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। और बल्कि आपको डाउनलोड करना भी है, पूरा पेपर आपको एनालाइज करना है, हर एक सब्जेक्ट। मैथ्स के सोल्यूशन देखो हम कर ही रहे हैं। तो पहला जो मैथ्स का आज सेक्शन है, यानी पहले 20 क्वेश्चन, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। मीडियम ज़रूर हिंदी है, बट इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको ट्रांसलेट करता चलूँगा। हिंदी वाले बच्चे क्वेश्चन पढ़ते चले, और इंग्लिश में मैं उसको थोड़ा ट्रांसलेट करता चलता हूँ। तो पहला जो क्वेश्चन है, रेशियो से आप कह सकते हो। 3 नंबर्स का आपको रेशियो गिवन है। कहते हैं इसमें से स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट दोनों का डिफरेंस 24 है, तो बताओ तीनों नंबर्स का सम क्या होगा। अब ऐसे देखो, ये क्वेश्चंस जो होते हैं जिसमें आपको रेशियो दिया होता है फ्रैक्शन में, तो ये डीएसएसबी के लिए कॉमन बात है, वो काफ़ी सारे क्वेश्चंस में करते हैं। तो आपको सबसे पहले सीखना है कि ये सिंपल रेशियो कैसे बनते हैं। और उसके लिए आपको डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना होता है। 2 3 4 का एलसीएम आप समझ रहे हो, 12। 12 से आप इंटू करो, और उसके बाद जो नंबर्स आपको मिलेंगे रेशियो में, वो हो जाएंगे अब सिंपल, यानी 6 रेशियो 8 रेशियो 9। तो ये 3 नंबर्स का रेशियो है। और अब हमें बिल्कुल आसानी से नज़र आ रहा है कि ये सबसे छोटा है, ये सबसे बड़ा है, यानी इनके डिफरेंस की बात हो रही है, जो कि हमारे हिसाब से बन रहा है 3 यूनिट। और हमें ये गिवन है 24। तो आप कह सकते हो 3 यूनिट की वैल्यू सर 24 है। 1 यूनिट की वैल्यू भी आप बता सकते हो 24/3 यानी 8। और हमें जो वैल्यू निकालनी है, देखो वो तीनों नंबर्स का सम निकालना है। तो आप पहले यूनिट्स में ही सम कर लो। 6 और 8 14, 14 + 9 यानी 23। तो 23 यूनिट्स की आपको वैल्यू निकालनी है, डेट इज़ 23 इंटू 8। और बिल्कुल आसानी से आपको आंसर मिल रहा है 184। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफिकेशन का आप कह सकते हो, आप सर्ट्स एंड इंडाइसिस से भी कह सकते हो, आप अलजेब्रा से भी कह सकते हो। हालांकि क्वेश्चन पॉपुलर है और आगे भी आपको मिलेगा, तो थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं। देखो करना क्या होता है, ये क्वेश्चन जो है रैशनलाइजेशन के थ्रू सॉल्व होते हैं। अब सभी टर्म्स को हमें रैशनलाइज करना होगा वैसे तो, बट हम सिर्फ एक टर्म को रैशनलाइज करेंगे, और उसी से ना कुछ रिजल्ट निकालेंगे। तो रैशनलाइजेशन का मतलब, जैसे कि आप समझ रहे हो, हर का परिमेय करना। इसमें करना क्या होता है, ऊपर नीचे ना मल्टीप्लाई करना होता है अपोजिट साइन के साथ। यानी आप 4 + √15 से ऊपर नीचे करोगे मल्टीप्लाई। अब ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि नीचे जो फॉर्म है वो a-b × a + b बन सके। क्योंकि a-b × a + b आप अच्छे से समझते हो, डेट इज़ a² - b²। तो आप बोलोगे 4 का स्क्वायर 16, और माइनस करना है √15 का स्क्वायर यानी 15, और 16 में से 15 गया 1।
तो नीचे आप एक लिखो या मत लिखो, बात एक ही है। कुल मिला के यहाँ रैशनलाइज करने से हमें 4 प्लस रूट 15 मिला। अब डिटेल हमने किया, तो अब कॉन्क्लूज़न क्या निकला है वो भी समझते हैं। कॉन्क्लूज़न ये निकल रहे हैं कि अगर कभी भी डिनोमिनेटर्स में जो दो नंबर्स हमें दिखा रखे हैं और उनका स्क्वायर्स का डिफरेंस, मतलब उनके वर्गों का अंतर अगर एक बने, जैसे कि हर जगह आप चेक कर सकते हो वर्गों का अंतर एक ही बन रहे हैं, तो आप नीचे कुछ नहीं लिखोगे और ऊपर आप इन्हीं को ना साइन चेंज करके लिखोगे। उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। तो आप लिखना शुरू करो। जैसे आप पहली टर्म को लिखोगे 4 प्लस रूट 15, ख़त्म कहानी। आगे आप लिखोगे रूट 15 प्लस रूट 14, बट थोड़ा ध्यान रखना है ऊपर माइनस है इस बारी, तो दोबारा से साइन चेंज होंगे और इसको आप लिखोगे रूट 15 माइनस रूट 14। आगे आप यहाँ ऊपर ले जाकर लिखोगे रूट 14 प्लस रूट 13। एक बार इसको पूरे लिख देता हूँ मैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसको आप ऊपर ले जाओगे रूट 13 प्लस रूट 12 मिलेगा, बट फिर से माइनस है, तो आप बोलोगे माइनस रूट 13 माइनस रूट 12। एंड लास्ट टर्म को आप लिख रहे होंगे ऊपर ले जाकर रूट 12 प्लस रूट 11। अब आपको देखने को क्या मिलेगा कि जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है, देखो वो ये टर्म्स है, ये सभी कैंसिल आउट होती जा रही है और बचा तो बचा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर है 4 प्लस रूट 11। तो ये इसका थोड़ा डिटेल वर्जन था। डिटेल का मतलब था तो शॉर्टकट, बट स्टेप ज़्यादा हो गई। इन सभी स्टेप से बच सकते थे आप। अब से आपको क्या देखना है कि जो टर्म्स दो बारी रिपीट हो रही है ना, जैसे रूट 15 रूट 14 रूट 13 रूट 12, तो मतलब ये किसी ना किसी तरीके से कटी जाती है और बचेगी तो दो टर्म्स 4 और रूट 11। और 4 और रूट 11 की टर्म्स में एक ही ऑप्शन है, तो आप इसको डायरेक्टली मार्क कर सकते थे। हालांकि ये हर एक केसेस में नहीं चलेगा, आपको समझना होगा अकॉर्डिंग टू स्टेज। क्वेश्चन नंबर 3 फिर से सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन है। हालांकि सिंपल भी है, बट नंबर ऑफ स्टेप्स आप कितने करते हो उस पर ये डिपेंड करते हैं। आप कोशिश करना मेरे साथ साथ ज़्यादा स्टेप्स ना लिखो और आप इसको थोड़ा ऑरली सॉल्व कर सको। आप समझ रहे हो 4/5 जो है, तो इसका 4 तो यही रह जाने हैं और इसका जो 5 है ना, ये पलट कर ऊपर चले जाने हैं। फिर आप सॉल्व करोगे 4 3 ज़ा 12 और 12 माइनस 5 डेट इज़ 7/4। तो ये सब कुछ हम सॉल्व कर चुके हैं। 7/4 का फिर से 4 आप ऊपर ले जाओ, नीचे 7 बचा, और 7 1 ज़ा 7 माइनस 4 यानी 3/7। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको बात समझ आई होगी। ये पूरा हमने सॉल्व कर लिया, 3/7 बन रहे हैं। अब आपको क्या करना है, 7 को फिर से ऊपर ले जाना है और 3 नीचे रहेगा। बल्कि आप 3 से ना इसको काट भी दो 2.5 टाइम्स में, और 2.7 इंटू 7 का मतलब होता है प्लस का 17.5। तो माइनस का 8.25 और प्लस का 17.5, आप समझ रहे हो प्लस का 9.25। तो ये रहेगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ए हर घंटे 750 रुपये कमाते हैं और टोटल वो 5 घंटे काम करता है, यानी एक दिन में 5 घंटे देते हैं। बी 1 घंटे में 840 कमाता है और वो एक दिन में 7 घंटे काम करता है। कहता है बताओ दोनों जो कमाते हैं ना एक एक दिन में, तो उसका रेशियो क्या है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, एक दिन का रेशियो पूछा है कमाई का। तो ए का आप लिखोगे 750 1 घंटे के, इनटू में 5 पूरे दिन की कमाई, रेशियो का मतलब अपॉन। तो बी की 1 घंटे की कमाई 840 और करता है वो एक दिन में 7 घंटे काम। अब सिंपली आपको सॉल्व करना है। आप इसको काट सकते हो, 3 से काटोगे 25 बारी, 3 से काटोगे 28 बारी, और कुछ नहीं कटना, बस आप इंटू करोगे 125 ऊपर आ जाना है और 28 7 से 196 नीचे आ जाना है। तो फिर से एक आसान क्वेश्चन था। और उससे आसान अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। हमें इन फ्रैक्शंस का निकालना है HCF, और आपने पढ़ रखा है कि अगर हमें निकालना होता है फ्रैक्शंस का HCF, तो ऊपर वाले नंबर्स का तो लेना होता है HCF, और HCF का मतलब होता है सभी को काटने वाला बड़े से बड़ा नंबर। अब आपको नज़र आ रहा है 1 2 5 8 को काटने वाला बड़े से बड़ा नंबर एक ही होगा। उसके अलावा नीचे वाले नंबर्स का LCM लेना होता है।
तो 2589 का जब आप एलसीएम लोगे तो बिल्कुल आसानी से आपको मिल जाएगा 360, और आंसर इसका 1/360 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, आप कह सकते हो बार वाले क्वेश्चंस, और आपने पढ़ा भी होगा। जैसे 0.64 को हम फ्रैक्शन में कैसे लिखें, तो काफ़ी बच्चों को याद होगा कि हम नीचे उतने ही 9 लगा देते हैं जितना डेसिमल के बाद डिजिट्स पर बार होता है, और ऐसे ही हम इस नंबर को भी लिख सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं। लेकिन असली खेल तो शुरू तभी होगा जब हम तीनों नंबर्स को लिख चुके होंगे, क्योंकि आगे हमें सिंप्लीफाई करना है। तो 9 वाले मेथड से अगर आप जाओगे काफ़ी लंबा टाइम लगने वाला है। इन क्वेश्चंस को करने का जो कॉन्सेप्ट है उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ। छोटी सी वीडियो आपको ज़रूर देखना है और आप ऐसे क्वेश्चंस करना सीख जाओगे। फ़िलहाल मैं इसको बताता हूँ कैसे करना है। आपको ना एक पैटर्न ढूंढना होता है कि मतलब किस पैटर्न के थ्रू हम इन नंबर्स को लिखें। अब वो पैटर्न कैसे पकड़ना है, तो दो चीज़ें आपको देखनी होगी कि डेसिमल के बाद तीनों नंबर्स में कितनी डिजिट्स है जिन पर बार नहीं है। मैं यहाँ समझा रहा हूँ आपको, बट अगर आप और डिटेल में समझना चाह रहे हो तो जैसे मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का डिटेल है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। अभी आपको क्या करना है, तीनों नंबर्स में देखना है डिजिट्स विदाउट बार। तो आप बोलोगे यहाँ तो कोई नहीं है, सब पे बार है। यहाँ एक डिजिट है विदाउट बार, यहाँ भी एक है। तो आपको इन तीनों में से मैक्सिमम उठाना है, और मैक्सिमम 1 ही होगा। तो आपको करना क्या है कि पैटर्न में डेसिमल के बाद एक डिजिट पर बार नहीं लेना। अब आपको देखना है डिजिट्स विद बार। तो आप बोलोगे यहाँ 2 डिजिट्स पर बार है, यहाँ 2 डिजिट्स पर बार है, यहाँ 1 पर बार है। तो 2 टू 1 का आपको लेना होता है एलसीएम, और आप समझ रहे हो 2 2 1 का एलसीएम 2 होते हैं, यानी इसके बाद 2 डिजिट्स पर आपको बार रखना है, और 2 डिजिट्स आपको एक्स्ट्रा चला कर रखनी है। और इस पैटर्न में अब आपको सारे नंबर्स लिखने हैं, जैसे कि 0.64 तो आपने लिख ही दिया। अब वहाँ तक इस नंबर को खींचना है जहाँ तक आपने प्लेसेस सेट किए। तो आसान है, जिस पर बार है उसको आप आगे लेते हुए चलो। उसी के नीचे हम लिखेंगे 1.096, और आगे आप लिखोगे 96, क्योंकि बार 96 पर है। इन दोनों को ऐड करना है और साथ साथ माइनस हमें इसमें से करना है 0.59, और आगे 9 आप खींचते चलो। इसके बाद बस आपका क्वेश्चन हो ही चुका है। अब क्या करना है आपको, देखो 6 और 6 12, ऊपर वाले दो नंबर ऐड होंगे, नीचे वाला सब्ट्रैक्ट होगा। 12 में से 9 गया 3, 4 और 9 13, 13 में से 9 गया 4। फिर उस तरीके से आप सॉल्व करोगे 3, यहाँ आपको 4 मिल रहा होगा, और 6 + 0 6 - 5 डेट इज़ 1, और इधर भी आपको मिल रहा होगा 1। अब ये जो एक्स्ट्रा हमने चलाई थी ना, इसको तो आप भूल ही जाओ, ये बस कैरी फॉरवर्ड के लिए होते हैं। बाकी यहाँ बार लगाना था जैसे कि पैटर्न में हमने समझा था, और आंसर आपके सामने है 1.143, और बार रहेगा 43 पे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, फिर से इजी क्वेश्चन है। x रेशियो y आपको दे रखा है, y रेशियो z आपको दे रखा है, आगे एक एक्सप्रेशन है वो आपको रेशियो में सॉल्व करने हैं। बट उससे पहले जो कॉमन टर्म है यानी कि y, उसकी वैल्यू दोनों जगह सेम होनी चाहिए, जो कि सेम नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हो 2 से, तो आपको ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ऐसे आपकी वैल्यू सेम हो जाएगी, मतलब x 6 लिखोगे आप, y को आप दोनों जगह आप 10 लिख पा रहे हो, और z 9। अब सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर का मतलब 36 रहेगा, जेड स्क्वायर का मतलब 81 रहेगा, ऐसे ही अपॉन में 36 - 81, यानी 117 ऊपर बन रहा है आपका, और 45 नीचे, और -45 है तो माइनस आप ऊपर लगा लो। आगे इसको आप सॉल्व करते हो तो 9 के टेबल से 9 5 सा और 13 सा, और एट लास्ट आपको बिल्कुल आसानी से -2.6 मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं इसके बाद। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहता क्या है कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 3/5 हिस्सा भोजन पर, 1/5 हिस्सा किराए पर, और बाकी राशि का, यानी इन दो खर्चों के बाद रिमेनिंग का 1/5 वाहन यानी ट्रांसपोर्ट पर खर्च करते हैं। और सब कुछ खर्च करने के बाद भी उसके पास इतना पैसा बचता है,
तो कहता है बताओ टोटल उसकी सैलरी कितनी थी। देखो यहाँ हम मान के चलेंगे टोटल उसके पास है 25 रुपये, यानी कि उसकी सैलरी है 25। तो 25 का देखो 3/5 आप समझ रहे हो 15 होते हैं। 25 का ही 1/5 5 होते हैं, यानी कि भोजन और किराए पर 20 खर्च कर चुके हैं। अब बचा 5, और इस 5 का 1/5, 5 का 1/5 आप समझ रहे हो 1, उसने खर्च किया ट्रांसपोर्ट यानी वाहन पर। और अब सब कुछ खर्च करने के बाद उसके पास 4 यूनिट बचते हैं। इसी 4 यूनिट की वैल्यू हमें गिवन है 1250, और आपको वैल्यू निकालनी है 25 की। तो आप बस सिंपली इसको सॉल्व कर लो कि 1250/4 से 1 की वैल्यू आई, और इंटू करोगे 25 तो 25 की। अब सॉल्व करना इसको आसान है, अगर आपको 5 की पावर याद हो तो। देखो ये 5 की पावर 3 है, ये 5 की पावर 2 है, यानी 5 की पावर 5, और वो होती है 3125, और साथ में एक ज़ीरो चल ही रहे हैं। तो बस जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो बिल्कुल आसानी से आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, और बहुत सारे बच्चे इसमें टाइम वेस्ट करते हैं कि कौन सा फार्मूला यानी कौन सी आइडेंटिटी यहाँ यूज़ होगी, जबकि आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, कोई फार्मूले की ज़रूरत नहीं है। 0.5 इंटू 0.91, यानी 5 इंटू 91, आप बोलोगे 455, और 3 से पहले लगाना है डेसिमल, तो इतना बना। अब -0.355 -0.455, आप बोलोगे माइनस का 0.1, तो आप इसको लिखो माइनस का 0.1 या 100, कैसे भी लिख लो, और प्लस में 0.823, तो यहाँ से आपको मिलेगा प्लस का 0.723। और अच्छी बात यह है कि डिनोमिनेटर को जोड़ने पे भी आपको 0.723 मिल रहे हैं, यानी ये हो गया कैंसिल आउट। तो इस पूरे ब्रैकेट से आपको 1 मिल रहे हैं, और 1 इंटू 0.57, तो आंसर रहेगा 0.57। क्वेश्चन नंबर 10 LCM HCF का फेमस क्वेश्चन है, हमेशा DSSB के एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन मिलता है ऐसा। 2 नंबर्स का ये LCM है, और ये है उनका HCF। इसके अलावा जो 2 नंबर्स जिनकी बात हो रही है उनको अगर आप जोड़ते हो, यानी उनका सम 90 है, और हमें निकालने हैं उनका डिफरेंस। करना क्या है, आपको 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं, और वो आप करोगे HCF की मदद से। तो दोनों 5 से ही कटने वाले नंबर हैं, एक आपने 5A माना, एक 5B। स्पेशली आपको ध्यान रखना है ए और बी आपस में को प्राइम नंबर होने चाहिए, मतलब एक दूसरे को वो कटे ना। तो HCF का काम यही खत्म है। अब आप यूज़ करो LCM और दोनों नंबर्स के सम का। तो अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों नंबर्स का LCM क्या होगा, आप बोलोगे 5AB, जबकि गिवन हमें 385 है। तो यहाँ से आपको AB की वैल्यू मिल रही है 77। और उसी तरह अगर मैं पूछूं इन दोनों नंबर्स का सम क्या होगा, आप बोलोगे 5A प्लस 5B, जिसमें से आप 5 को कॉमन जरूर ले सकते हो, और इक्वल्स टू ये 90 है। तो A प्लस B की वैल्यू मिल रही है आपको 18। अब आपको सोचने हैं ऐसे 2 नंबर्स जो एक दूसरे को काटे भी ना, लेकिन उनको मल्टीप्लाई करने पे 77 आए, और जोड़ने पर 18 आए। तो आप बोलोगे 11 एंड 7, तो यानी A को आप 11 ले सकते हो, और B को आप 7। उसके बाद हमें डिफरेंस करना है, डिफरेंस करते टाइम भी आप 5 को कॉमन ले लो, ब्रैकेट में बचा 11 माइनस 7 डेट इज़ 4, और 5 इंटू 4 यानी 20 रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। अब यहाँ देखो आपको पता होना चाहिए फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स, क्योंकि पूछा जा रहा है एवरेज 70 के सभी फैक्टर्स का, और एवरेज का मतलब होता है सम अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ आपको फैक्टर्स का सम निकालना होगा ऊपर, और नीचे आपको निकालने हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स, ताकि आपको मिल सके एवरेज ऑफ फैक्टर्स। अब फैक्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो, स्टेप पहला होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आप प्राइम फैक्टर्स करोगे 70 के, मतलब आप ऐसे भी कर सकते हो, और बहुत छोटा नंबर है तो आप कह सकते हो 2 इंटू में 5 इंटू में 7,
ये बनेंगे इसके प्राइम फैक्टर्स। आप पावर 1 लगा सकते हो। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए आपको क्या करना होता है, एक एक पावर बढ़ा के मल्टीप्लाई करना होता है। तो आप बोलोगे 2 × 2 × 2, यानी 70 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 8 है। और अगर आपको निकालने हैं सम ऑफ फैक्टर्स, तो सम ऑफ फैक्टर्स के लिए आपको हर एक नंबर के अलग अलग फैक्टर्स निकाल कर मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे 2 की पावर 1 के 2 फैक्टर्स होते हैं, खुद 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0। ऐसे ही 5 की पावर 1 के 2 फैक्टर 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 0। और 7 की पावर 1 के भी 2 फैक्टर जो रहेंगे 7 की पावर 1 प्लस 7 की पावर 0। तो सम ऑफ फैक्टर्स आपको मिल रहा है 3 × 6 × 8। तो जैसे कि आप समझ रहे हो, किसी भी नंबर की पावर 0 होने का मतलब 1 होता है, तो इसलिए हमने 3 × 6 × 8 लिखा। अब आपको क्या करना है कि सम ऑफ फैक्टर्स यानी 3 × 6 × 8 को डिवाइड करना है नंबर ऑफ फैक्टर्स से, और नंबर ऑफ फैक्टर्स 8 है। 8 से 8 कैंसिल हुआ और आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा 18। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 फिर से बार वाला है, और यहाँ देखो कोई एक्सप्रेशन नहीं है, तो आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो। आप इसको लिख सकते हो 1.27 पर बार। अगले स्टेप में आप इसको लिखोगे 1 + 0.27 बार। अब 1 तो ठीक है, बट 0.27 बार को आपको लिखना आता है 27, और 2 डिजिट्स पर बार है, तो इसलिए आप दोनों 99 नीचे। अब आप इसको काटोगे, 9 3 ज़ा 9 11 ज़ा, और सॉल्व अब जब आप इसको करोगे 11 1 ज़ा 11 प्लस 3 यानी डेट इज़ 14/11। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 फिर से परसेंटेज का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ए बी मतलब ए का वेतन बी के वेतन से 40% अधिक है, यानी ए की सैलरी बी की सैलरी से 40% जाता है। 40% को आप चाहो फ्रैक्शन वाइज भी जा सकते हो। हालांकि आप बी को अगर 100 मान लो कि बी 100 कमाता है, तो ए 40% ज़्यादा कमाता है, यानी 140। अब कहते हैं बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट कम है। तो बी की सैलरी आपको नज़र आ रही है 40 कम है। कंपेयर आपको ए की सैलरी से करना है, यानी 140 से इंटू 100। बाकी जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 2/7 मिल रहे हैं। अब बहुत से बच्चों को याद होगा 1/7 इंटू 100 ये होता है 14 2/7%। यहाँ बात हो रही है 2/7 यानी इसका डबल, तो आप बोलोगे सर 28:4/7%। तो ये रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है तो इजी, बट थोड़ी गलती है क्वेश्चन में, वो आपको ठीक करनी होगी। समझा देता हूँ। एक लाइब्रेरी में स्टैटिस्टिक्स और मैथ्स की जो बुक्स का रेशियो है वो 4:3 है। कहते हैं जब 12 मैथ्स की बुक और ख़रीदी जाती है, जबकि यहाँ गलती है, इनको लिखना चाहिए था जब 12 मैथ्स की बुक कम कर दी जाती है, मतलब उनको घटा दिया जाता है, तो तब स्टैटिस्टिक्स और मैथ्स की बुक्स का नया रेशियो 5:3 हो जाते हैं। कहते हैं मैथ्स की पुस्तकों की संख्या, इसका मतलब है मैथ्स की प्रेजेंट बुक्स का रेशियो, मतलब बुक्स की संख्या। करना क्या है, देखो यहाँ आप लिख लो स्टैटिस्टिक्स और मैथ्स। पहले रेशियो था 4:3, बाद में ये रेशियो हो जाता है 5:3, जबकि रेशियो चेंज हो रहा है मैथ्स की बुक्स को कम करने की वजह से। तो अगर मैथ्स की बुक कम हो रही है तो स्टैटिस्टिक्स की तो सेम रहनी चाहिए ना, इसीलिए आप स्टैटिस्टिक्स की दोनों जगह नंबरिंग सेम करोगे, बैलेंस करो। आप बोलोगे ऊपर वाले नंबर को ना 5 से और नीचे वालों को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और तब जाकर स्टैटिस्टिक्स की बुक सेम हो जाएगी और मैथ्स में क्या चेंज है आपको नज़र आ जाएगा। तो नया रेशियो बन रहा है 20:15, और नीचे जो बन रहा है नया रेशियो वो है 20:12। तो देखो स्टैटिस्टिक्स की बुक सेम होनी चाहिए, सेम है, और मैथ्स की बुक आप देख रहे हो 3 बुक कम होगी, जबकि बुक्स कम होनी चाहिए 12, यानी 3 यूनिट की वैल्यू 12 है। आप बोलोगे एक की वैल्यू 4 है, और मैथ्स की जो नई बुक्स है मतलब एट प्रेजेंट 12, तो उनकी वैल्यू 12 × 4 डेट इज़ 40 है। तो उस कंडीशन में ये क्वेश्चन ठीक होता अगर हम ये गलती ठीक कर लें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 15 पर। कहते हैं एक नंबर में 40% की वृद्धि हुई है, मतलब उसको इंक्रीज़ किया है, फिर 25% हमने उसको कम किया है। तो बताना है कि नंबर में टोटल कितने परसेंट का चेंज हुआ है, मतलब कितने परसेंट वो बढ़ी या घटी है।
तो यहाँ आप समझ रहे हो सक्सेसिव चेंज का ये क्वेश्चन है, जहाँ आप फार्मूला यूज़ करोगे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। तो x का मतलब यहाँ 40 है, इंक्रीज़ हुआ है, बट y का मतलब यहाँ -25 है क्योंकि डिक्रीज़ हुआ है। आगे आप मल्टीप्लाई करोगे 40 और -25 को, तो माइनस का 1000 अपॉन 100। तो सॉल्व करने पे देखो 40 माइनस 25 15, और 15 में से फर्दर 10 घटाओगे तो ये प्लस का 5 है, और प्लस यहाँ पर डिनोट कर रहा है कि नंबर बढ़ेगा, तो यानी 5% की वृद्धि। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। अच्छा क्वेश्चन है, कहते हैं कि इर्रेशनल नंबर इनमें से कौन सा है। इर्रेशनल नंबर अगर मैं आपसे पूछूँ अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो आप बोलोगे ऐसे नंबर जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख पा रहे हैं वो होते हैं रैशनल नंबर। तो अब आपको बस ये देखना है किसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पा रहे होंगे। पहला जो ऑप्शन है आप यहाँ समझ रहे हो 81 अपॉन में, मतलब डेसिमल हटाओगे तो 4 0 आप लगा सकते हो, ऐसे लिखा जा सकते हैं। और निकालना हमें इसका फोर्थ रूट है, तो आप अच्छे से समझ रहे हो 81 का फोर्थ रूट यानी वो कौन सा नंबर है जिसको हम 4 बारी मल्टीप्लाई करें तो 81 आ जाए। आप बोलोगे 3। और 10,000 पावर 4 होती है 10 की, तो देखो यहाँ आप 3/10 लिख पा रहे हो इसको, यानी ये तो है रैशनल। अब ऐसे आप एक एक करके चेक करोगे तो आपको तीसरा ऑप्शन मिलेगा, आप इसको लिख पाओगे 27/10,000, और निकालना हमें यहाँ पर क्यूब रूट है। 27 का क्यूब रूट आप समझते हो 3 होते हैं, बट 10,000 का क्यूब रूट नहीं होता, इसलिए आप नीचे नहीं लिख पा रहे होंगे, और यही इर्रेशनल नंबर है। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 पे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, इस -1 का मतलब होता है अपॉन, तो मतलब ये जो ब्रैकेट है ये नीचे आ रहा होगा इस ब्रैकेट के, और उसके अलावा कोई फार्मूला मत ढूंढना, फिर से सीधा ये सॉल्व होगा, मतलब सिंप्लीफाई करते हुए 0.3 इंटू 0.3 आप समझ रहे हो 0.09, और ऊपर हमें 0.03 घटाना भी है। दूसरा ब्रैकेट जो कि नीचे आ चुका है -1 की वजह से, वहाँ भी आप 0.09 लिख सकते हो प्लस 0.01, तो ऊपर आपको मिल रहा है 0.12, और नीचे आपको मिल रहा है 0.12 नहीं 0.06 माइनस कटें, और नीचे आपको मिल रहा है 0.10। बस आप इसको सॉल्व करोगे 6/10, जिसको आप 0.6 लिख सकते हो। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 रिमाइंडर थ्योरम का हो सकता था, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम का ही क्वेश्चन अब इसलिए नहीं रह गया क्योंकि जिस एक्सप्रेशन को आप डिवाइड कर रहे हो 12 से, और मान लो वो 12 से पूरा कट जाए, तो आप बोलोगे अगर पूरा ही कट गया तो फिर रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। आपको बस ये चेक करना है कि क्या नीचे 12 कट के 1 बन रहा है, क्या नीचे 1 बनने का मतलब 12 पूरा पूरा कैंसिल आउट हो रहा है। तो आप ध्यान से देखो, 4 से काटोगे 3 टाइम्स, और 4 से ये नंबर आपका कट रहा है, 4 3 से 12, और 4 5 से 20, और 4 5 से जो भी है, मतलब आप चेक कर लेना। 3 से देखो कौन सा नंबर इसमें से कटेगा, शायद ये वाला कट रहा है, 5 और 2 7 4 11 12, तो 3 से जितनी मर्जी बारी कटे उससे हमें मतलब नहीं है, नीचे कुल मिला के 1 बच चुका है, इसका मतलब 12 से ये पूरा डिविजिबल है, और अगर पूरा डिविजिबल है तो रिमाइंडर रहेगा 0। क्वेश्चन नंबर 19 फिर से सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, और शुरुआत आपको करनी है देखो यहाँ से। इस बार का मतलब होता है आपको पहले यही नंबर सॉल्व करना होता है, 9 माइनस 14 का मतलब होता है -5, और 7 माइनस 5 आप समझ रहे हो 2। उसके बाद आप यहाँ 2 लिख लो। अब बहुत से बच्चों को ये तो पता होता है ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई लगाना होता है, बट मल्टीप्लाई लगाना नहीं, पहले करना भी होता है। तो अब इसको पहले सॉल्व करोगे, 2 इंटू 2 यानी 4। अब 6 डिवाइडेड बाई 4 यानी 3/2, और आप कह सकते हो 1.5, तो ये पूरा 1.5 बच गया। 25 माइनस 1.5 आप बोलोगे 23.5, और बिल्कुल लास्ट स्टेप 29 में से आप इसको जब माइनस करोगे बिल्कुल आसानी से आपको 5.5 मिल रहे हैं। तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। थोड़ी सी गलती यहाँ भी है, देखो आपको ठीक करने हैं। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो 11 से तो विभाज्य है, मतलब जब हम उसको 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, बट उसी नंबर को जब हम 6 15
36, 75 किसी से भी डिवाइड करें तो कहते हैं रिमाइंडर हर बार 3 बचना चाहिए। तो पूछा हमसे जो जा रहा है वो नंबर नहीं, क्योंकि नंबर कभी इतना छोटा नहीं हो सकता था। ये शायद हमसे पूछना चाह रहे हैं वो जो भी नंबर है ना उसका सम ऑफ डिजिट्स बताओ, मतलब उस संख्या के सभी अंकों का योग। तो ये थोड़ी सी गलती आप ठीक कर लेना। बाकी इसका क्या सॉल्यूशन है बताता हूँ आपको। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फेमस है। इन सभी नंबर्स का आपको एलसीएम लेना है, आप एलसीएम ले लेना और आपको मिलेगा इनका एलसीएम 900। और मैं आपसे पूछूं कि बताओ ऐसा सबसे छोटा नंबर जो इन सब से डिवाइड होने पर 3 बचा है। तो आप बोलोगे सर एलसीएम में ये 3 जोड़ देती है, तो 903 बिल्कुल हो सकता है ऐसा नंबर, बट इस कंडीशन के हिसाब से। लेकिन वो आंसर तब तक नहीं होगा जब तक 11 से पूरा डिवाइड ना होने लग जाए, और 11 से ये नंबर डिवाइड हो नहीं रहा। फिर अगर मैं पूछूं कि अगला नंबर ऐसा क्या हो सकता है, आप बोलोगे एलसीएम को डबल करके 3 जोड़ दो, यानी 1803। बट 1803 भी 11 से डिवाइड हो रहा है या नहीं आपको चेक करना होगा, वो भी नहीं हो रहा। फिर ऐसे ही आप तीसरा नंबर बनाओगे, वो फेल हुआ, चौथा नंबर, काफ़ी टाइम वेस्ट हो सकते हैं। तो इधर अप्रोच क्या होनी चाहिए आपकी कि एलसीएम लेने के बाद आप एक जनरल फॉर्म बनाओ कि नंबर जो भी होगा वो 900 का कोई मल्टीपल के होगा और +3, यानी इसी फॉर्म में वो नंबर रहेगा। और 11 से इसको डिविजिबल बनाना है। तो आप क्या करो, 11 से इसको छोटा कर लो, मतलब 900 कुछ तो डिवाइड हो ही सकता है 11 से। आप बोलोगे 11 8 ज़ा 88, बचा 2 और 0, 11 1 ज़ा 11, बच गया 9 के। तो अब इसको जो डिवाइड नहीं हो रहा उतना लिखो, यानी 9 के +3। और वो जो हम वैल्यू पुट कर रहे थे 1 2 3, वो यहाँ पुट करनी है। तो जब आप 1 पुट करोगे तो ये एक्सप्रेशन बनेगा 12, और 12 11 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो काट दो आप इसको। उसके बाद आप 2 पुट करके देखोगे तो ये 21 बनेगा, नहीं हो रहा काम। 3 पुट करते हो 30 बनेगा, तो भी काम नहीं हो रहा। 4 पुट करते हो 39, से भी काम नहीं हो रहा। 5 पुट करते हो 48, वो भी नहीं काम कर रहा। 6 पुट करते हो 57, वो भी नहीं हो रहा। लेकिन जब आप के को 7 पुट करते हो तो 9 7 ज़ा 63 +3 66, और 11 से डिविजिबल है। तो यानी यहाँ आपको ओरिजिनल फॉर्म में के की वैल्यू 7 रखनी है, और यहाँ से आपको नंबर मिलेगा 6303। और 6303 तो वो नंबर है, लेकिन हमें सम ऑफ डिजिट्स निकालने हैं, यानी 6 और 3 9 +0 9 +3 12। 12 इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे रहेगा। तो उम्मीद है आपको ये सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे, अच्छा सेशन रहा होगा। अगले 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन जल्द आपको मिलेगा। फिलहाल आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।